नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूएस और इजराइल का रिलेशनशिप इतना स्पेशल क्यों है। मतलब सारे देशों के साथ यूएस के रिलेशनशिप्स हैं जिनसे अच्छे भी हैं, उसमें भी इतना अनकंडीशनल सपोर्ट यूएस अन्य देशों को क्यों नहीं देता। जैसे लगता है कि इजराइल मानो उसका ही एक हिस्सा हो, एक अंग हो। अभी आपने देखा कि ईरान पे इजराइल ने अटैक किया, ये कहते हुए कि इजराइल अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है और उस युद्ध में अमेरिका भी कूद गया और यूएस ने ईरान के परमाणु ठिकानों पे बमबारी की और बमबारी करके ईरान को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। अब इन सारे घटनाक्रम को थोड़ा हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चलते हैं तो देखते हैं कि वो कौन कौन सी घटनाएं थी जिसने यूएस और ईरान के रिलेशनशिप को इतना स्पेशल बना दिया है, इतना वो स्पेसिफिक रिलेशनशिप बन चुका है। तो जो यूएस और ईरान का बेसिक रिलेशनशिप था उसकी शुरुआत आप देखेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही हो गई थी और ईरान और इसराइल के सपोर्ट में यूएस ने हमेशा अपने दावे, अपने वादे किए हैं। 1919 में बाल्फोर डिक्लेरेशन हुई थी जिसमें विंस्टन चर्चिल ने घोषणा की थी कि यहूदियों के लिए पैलेस्टाइन के अंदर एक सेपरेट देश होना चाहिए। उस बाल्फोर घोषणा को, बाल्फोर डिक्लेरेशन को यूएस कांग्रेस ने 1922 और 1944 में उसका समर्थन किया था। यूएस ने हमेशा से इस बात का समर्थन किया कि एक जीविश स्टेट होना चाहिए अपने मदरलैंड में, जहां यहूदी अपनी स्वतंत्रता और अपनी संप्रभुता के साथ रह सके। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है, यहूदियों का नरसंहार जर्मनी में होता है और इसको लेकर एक बहुत ही स्ट्रांग आइडियोलॉजी चली, स्ट्रांग विचारधारा चली कि यहूदियों का अपना एक देश होना चाहिए। और इसके चलते 1948 में इसराइल की नींव पड़ी और इसराइल की जब नींव पड़ी तो सबसे पहला देश जिसने इसराइल देश को मान्यता थी वो था अमेरिका। इसके बाद अमेरिका इसराइल को लगातार एड्स देता रहा, उसके बाद हथियारों में समर्थन करता रहा, जिससे कि वहाँ की अन्य देश जो कि बेसिकली अरब कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज है, इन देशों के साथ वो सरवाइव कर सके, इन देशों के साथ वो युद्ध लड़ सके। अब इन बिटवीन यूएस और इसराइल का रिलेशनशिप इनिशियली उतना अच्छा नहीं था जितना आज है। तो कई सारे ऐसे समय भी आए जब इसराइल और यूएस के बीच टेंशन्स आए। आइजनहावर की सरकार थी। आइजनहावर की सरकार के समय 1956 में सुएज वार हुआ था। सुएज कैनाल आप लोग देखते हैं अफ्रीका के रेड सी से और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है। सुएज कैनाल पे आधिपत्य को लेकर इसराइल ने फ्रांस का समर्थन कर दिया था, लेकिन अमेरिका इस पे अब कड़ा रुख अपनाया और इसराइल को हिदायत दी, आप सारा का सारा जीता हुआ क्षेत्र छोड़कर अरब का वापस जाइए। यूएसएसआर ने यानी सोवियत रशिया ने भी ये हिदायत दी कि यदि आप इस क्षेत्र को नहीं छोड़ते तो हम आप पे अटैक करेंगे, मिसाइल्स का वार करेंगे। इन सारे दबावों के चलते इसराइल झुक गया और वो पुनः अपने जीते हुए क्षेत्रों को छोड़कर अपने मूल क्षेत्र पर वापस आ गया। ये तनाव का सिलसिला कुछ न कुछ मिला जुला चलता रहा। 1960s में भी जब जॉन एफ कैनेडी की सरकार आई, कैनेडी ने भी एक दो मौक़ों पे इसराइल को लताड़ा। इसराइल के न्यूक्लियर कार्यक्रम पे उन्होंने चिंता जताई। लेकिन सीन तब बदलता है जब शीत युद्ध का प्रचंड काल चल रहा था। अमेरिका वियतनाम में उलझा हुआ था, सोवियत रशिया दहाड़ मार रहा था, उसके देश, उसके एलाइज ऐसा लग रहा था कि पूरा कोल्ड वॉर जीत रहे हैं। इस परिस्थिति में जब वियतनाम में अमेरिका हार रहा था, उसी समय 1967 में अरब इसराइल वार हुआ और मात्र 6 दिनों में इसराइल ने 3 महत्वपूर्ण अरब कंट्रीज को धूल चटाई। उन 3 कंट्रीज में 2 कंट्रीज इजिप्ट और सीरिया ऐसे देश थे जो सोवियत रसा के भाग में थे, सोवियत रसा के एलाइज थे, सोवियत रसा की ओर थे।
तो कहीं ना कहीं अमेरिका को जो चोट वियतनाम में लग रही थी, उस चोट का लगा कि बदला इसराइल ने ले लिया। यही वो समय था जब जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका और इसराइल के रिलेशनशिप को स्पेशल रिलेशनशिप का दर्जा देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारे और इसराइल के बीच इतने अच्छे संबंध हैं, वो विशिष्ट है, अन्य संबंधों से ऊपर है। इसके बाद जो अमेरिका और इसराइल की दोस्ती का सिलसिला चला, वो चलता ही चला गया, आगे बढ़ता ही चला गया। और इसमें जॉर्डन भी शामिल था अरब इसराइल वार में, वो हारा। इसके बाद रिश्ते सुधरते गए, एड्स बढ़ता गया, ट्रेड बढ़ता गया, मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ती गई। और फिर एक समय आता है कि आगे के जो भी युद्ध होते हैं, याम किपुर का जैसे युद्ध हुआ, उस याम किपुर के युद्ध में अमेरिका ने इसराइल का पूरा सपोर्ट किया और 1973 में ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में जॉर्डन को हराकर इसराइल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक क्षेत्र पे कब्जा किया, जिसको गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाता है। गोलन हाइट बेसिकली 3 देशों का ट्राइजेंक्चर है, जहां तीनों देशों की सेनाओं पे स्ट्रेटेजिक कंट्रोल किया जा सकता है। याम किपुर का युद्ध एक वाटर सेट वार अरब कंट्रीज में माना जाता है। इसके बाद से इसराइल की सत्ता, इसराइल की क्षमता और भी आगे बढ़ती चली गई। अब इन सब रिलेशनशिप को अभी के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो समझ में आता है कि क्यों यूएस ने इसराइल का इतना ओपन सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाया। अब उसके जो रिलेशनशिप के मल्टीपल डायमेंशंस हैं, उस पर यदि हम लोग चर्चा करें तो हम लोग देखेंगे कि यूएस का सबसे ज़्यादा ऐड पाने वाला देश इसराइल है। यूएस के साथ इसराइल की इतनी अधिक मिलिट्री का एंगेजमेंट है कि इसराइल जैसा छोटा सा देश दुनिया में 10th नंबर पे है मिलिट्री इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट में। तो इतना छोटा देश इतना ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, वो टेक्नोलॉजिकल उसको क्षमता, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अमेरिका के सपोर्ट से ही आ पाई। उसका आयरन डोम टेक्नोलॉजी जो इतना फुल प्रूफ एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी मानी जाती है, उसमें भी अमेरिका का पूरा सहयोग रहा है। अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लगभग $50 बिलियन का ट्रेड उनके बीच एनुअली होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं है कि अमेरिका और रूस एक एक्सेप्शनल एलाई है, एक स्पेशल रिलेशनशिप रखते हैं। और इस रिलेशनशिप को रखने के भी कुछ कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण तो ये है कि हिस्टोरिकली जीविश स्टेट जिन अरब कंट्रीज के बीच में पड़ता है, वहाँ यूएसएसआर के एलाइज है। तो वहाँ अमेरिका अपनी प्रेजेंस इसराइल के माध्यम से रखकर सोवियत रूस को, कम्युनिज्म को काउंटर बैलेंस करने का प्रयास करता है। नंबर 2 है कि ये इसराइल एक ऐसा कंट्री है जिसके पक्ष में अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन भी बहुत स्ट्रांग है। लोगों को मानना है कि इसराइल को सपोर्ट किया जाना चाहिए। और ये ऐसे ही लोग नहीं मानते, जो यहूदी वहाँ समुदाय है, अरे अमेरिकन और जुडिश समुदाय है, उस समुदाय के लोगों ने अमेरिकन पॉलिटिक्स और अमेरिका की जो दोनों महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टीज है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, उन सब पे अपना कब्जा जमाया है और उन पॉलिटिकल पार्टीज को ह्यूज फिनेंसिंग करते हैं। आइडियाज को अमेरिका में वो लोग मूव कराते हैं, जिस कारण से पब्लिक ओपिनियन भी इसराइल के पक्ष में है। जो लोग इसराइल के से अच्छे संबंधों के विरोध करते हैं, उन लोगों को न्यूट्रलाइज करना, उन लोगों के खिलाफ अपना गतिविधियां करना, ये भी इस लॉबी का काम है। इसके साथ ही साथ मिलिट्री इंगेजमेंट भी इसके साथ बहुत सारा है, जिस कारण से भी इसराइल के साथ संबंध जुड़ता है। इवेंजेलिकल जो चर्च है उसके कारण इमोशनल एक कोसेंट जुड़ जाता है। ये सारी चीज़ें, एक लॉबी, एक पॉलिटिक्स मिलकर, डिफेंस मिलकर, स्ट्रेटेजी मिलकर यूएस और इसराइल के संबंधों को बहुत ही विशिष्ट बना देते हैं। और जिस कारण से लोग इन संबंधों को आज भी एक अलग आईने से देखते हैं, एक विशिष्ट प्रकार का नज़ारा दुनिया में मिलता है। बस उम्मीद ये है कि ये संबंध वर्ल्ड ऑर्डर को बेहतर दिशा में लेके जाए, न कि हिंसा की दिशा में लेकर जाए। वास्तव में न्यूक्लियर वेपन्स पाए जाए, न्यूक्लियर वेपन्स रोके जाए, न सिर्फ वेस्टर्न हेजेमनी को स्थापित करने का ये साधन हो। इसी के साथ हम विदा लेंगे। धन्यवाद।